ओके, आई थिंक अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ द प्रॉब्लम हैज रिसॉल्व्ड अगेन. सो लेट्स कंटिन्यू. सो वी वर डिस्कसिंग ओके ई नॉट सेल. तो ई नॉट सेल के लिए हमने जो पहला फॉर्मूला है वो देख लिया. ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ओके, एंड द सेकंड फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू कवर इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेल का, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ई एम एन प्लस एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस एम then plus 0.059 upon n log and the concentration of that particular electrode. ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम ये भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं. ओके, इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं उस टाइम पर जब आपको किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट इज इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, तो ध्यान रखिए बेटा, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तब आप इसका यूज करते हैं. इसके बाद और आगे चला जाए तो नेक्स्ट आता है आपके पास किसी सेल के लिए अगर कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, कंसंट्रेशन एनोड और कैथोड की गिवन है और आपको उस पर्टिकुलर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल फाइंड करना है इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. सो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, लेट्स सी. सो ई सेल इक्वल्स टू E naught cell and then plus 0.059 upon n log. और उसके बाद में क्योंकि हम एक सेल के लिए पर्टिकुलर फाइंड कर रहे हैं तो सेल में हमारे पास में कैथोड और एनोड दोनों चीजें पॉसिबल हैं. तो वहां पर आप क्या करेंगे, इसे इस तरह से फाइंड करेंगे देन कि आपके पास में जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जैसे आपके पास जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है तो आप यहां लिख सकते हैं कैथोड आयन. ठीक है, कैथोड में जो आपके पास आयन है उसकी कंसंट्रेशन को यहां रखें एंड देन एनोड जो आयन है आपके पास में उसकी कंसंट्रेशन को आप यहां पर रखेंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप उस कंडीशन में जब आपको किसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर पोटेंशियल फाइंड करना है. ओके, चलिए और आगे चलते हैं. तो इसके बाद में दो फॉर्मूले हमारे पास ये हो गए हैं और थोड़ा आगे कंटिन्यू करें. तो आप देखिए इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी सेल पोटेंशियल में गिब्स एनर्जी जो है उसे भी फाइंड करना होता है. तो गिब्स एनर्जी को भी हम रिलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में ई नॉट सेल की वैल्यू है, दैट इज डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. एक ये फॉर्मूला भी हम काम में ले सकते हैं अगर आपको रिलेट करना है गिब्स फ्री एनर्जी को ई नॉट सेल से, सेल पोटेंशियल से उसको रिलेट करना है तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है. ओके, और आगे चला जाए तो इसके बाद एक रिलेशन आपने और देखा होगा कि डेल जी को और केसी को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं. तो एक फॉर्मूला ये है हमारे पास डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस, और इसे आप रिलेट कर रहे हैं किससे, केसी से, माइनस 2.303 RT log केसी. ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज भी किया जा सकता है. तो ये अपन ने कुछ फॉर्मूलेज देखे हैं, तो इन फॉर्मूले का यूज आपको कहां करना है, एक्चुअली ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है कि आपको सपोज केसी फाइंड करना है, ठीक है, और केसी फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर केवल कुछ ही, जैसे आपको इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से पहले आप सेल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, और कंसंट्रेशन गिवन है तो इससे आपके पास सपोज ई नॉट सेल आ गया. ई नॉट सेल आने के बाद डेल जी नॉट फाइंड कर सकते हैं और इसको फाइंड करने के बाद में आप उससे केसी भी फाइंड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी रहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखें. ठीक है, कि ये सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पर हो. ठीक है, उसके बाद ही आप आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. थोड़ा सा और अगर हम देखें कुछ और फॉर्मूले जो इसमें काम में आते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं. तो आगे जो हम बात कर रहे हैं, एक तो आप ये देखिए कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी जिसे हम जी से शो करते हैं, तो कंडक्टिविटी जो है आपके रेसिस्टेंस, ठीक है, से रिलेट करती है. और हमें पता है कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें. उसके बाद में आपने एक रिलेशन और देखा होगा कि अगर हमें
सपोज रिलेट करना है कंडक्टिविटी को रेजिस्टेंस से और सेल पोटेंशियल से, तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है इट कैन बी इक्वल्स टू, इसको रिलेट किया जा सकता है G एंड G स्टार से, ठीक है। G आपके पास में कंडक्टिविटी है और G स्टार आपके पास में सेल कांस्टेंट है। तो यहां पर एक चीज और इसी फार्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/r इनटू G स्टार, ठीक है। G स्टार जिसको हम सेल पोटेंशियल कह रहे हैं, देन अगेन कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/r, और अगर मैं G स्टार की वैल्यू पुट करता हूं तो इट कैन बी L/A। L यहां पर इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो सकता है और A जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। ओके, तो बैकग्राउंड नॉइस, आपको बाहर की आवाज भी सुनाई दे रही है, इसका मतलब, एक सेकंड बेटा, मेरे को लग रहा है शायद ये कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी मैं एक बार स्पीकर को कनेक्ट कर देता हूं, जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यस, आई थिंक अब वॉइस जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, सो ये हमने कप्पा, दैट मींस कंडक्टिविटी को रिलेट कर दिया है किससे, आप इसे सेल कांस्टेंट से रिलेट कर सकते हैं, इसे रेजिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं, इसे कंडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कप्पा फाइंड कर सकते हैं। और एक बार अगर आपको कप्पा की वैल्यू पता चल गई है तो कप्पा जिसे हम कंडक्टिविटी कह रहे हैं, कंडक्टिविटी की हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी को भी फाइंड किया जा सकता है। जैसा हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, लैम्डा एम, एंड लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। एम यहां मोलैरिटी को डिनोट कर रहा है और कप्पा जो है वो कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। ओके, देन अगर आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी है और आपको फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है एंड डिवाइडेड बाय इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटेड कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो उसे भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और हम यहां पर यूज में ले सकते हैं, जैसे अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मैंने कहा अगर पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से आप सेल के लिए कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, तो Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां देखिए अल्फा जिसको हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होने के बाद आप Ka को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं जो हम अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनका यूज किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें, जो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, सो आई थिंक अभी आपको इश्यू नहीं आ रहा होगा, ब्लडनेस वगैरह इस तरह का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सो आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। और दूसरी बात मैं और बता दूं आपको, जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्चुअली बेटा उसमें जितने फार्मूले मैंने अभी आपको बताए वो सारे फार्मूलाज उसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप जो मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वो सारे कर लेते हैं तो इससे बाहर से आई डोंट थिंक कि आपके बोर्ड से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। लगभग सारे ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा मैं, तो शॉर्ट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को बताकर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि थोड़ा टाइम अपना सेव हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच आउट ऑफ 0.1 m HCl 0.1 m HCl and 0.1 and 0.1 m NaCl, ठीक है, do you expect to have greater molar conductivity at infinite dilution and why? तो आपको ये बताना है कि यहां पर किसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ग्रेटर होगी, ठीक है,
और क्यों होगी, आउट ऑफ दीज टू। सो तो यहाँ थोड़ा सा आपसे डिस्कस भी करता चलूंगा मैं कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप जरा एक बार दोनों को देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में से किसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए। रीजन हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपके माइंड में आ रहा है तो बेटा आप इसमें कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी डू यू थिंक शुड बी ग्रेटर, कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। चलिए, तो मुझे अभी आंसर नहीं मिला है, फिर भी चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें 0.1 m और 0.1 m, दैट मींस दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास सेम है। और अगर कंसंट्रेशन हमारे पास सेम हो, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन हमारे पास सेम हो तो उस कंडीशन के अंदर इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ आयंस वहां पर सेम देखने को मिलेंगे। यस, बिल्कुल, यहां मुझे इस HCl, ओके वेरी गुड, शिवराज का आंसर सही आ रहा है। वैसे HCl ही होगा बेटा, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर हम रीजन देखने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 0.1 m, ठीक है, H प्लस आयन भी है और Cl माइनस, देखो Cl माइनस आयन तो दोनों में सेम है, ठीक है। जब हम इसका डिसोसिएशन करते हैं, देखिए एक तो है 0.1 m HCl है आपके पास, तो दैट मींस यहां पर आपके पास 0.1 m H प्लस आयन भी है और 0.1 m Cl माइनस आयन भी है। दूसरे केस में अगर आप देखते हैं आपके पास 0.1 m NaCl है और इसका अगर आप डिसोसिएशन करते हैं तो आपके पास 0.1 m Na प्लस आयन है और 0.1 m Cl माइनस आयन है। तो यहां इसको तो मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि दोनों तरफ ये आपके पास सेम है, इनकी कंसंट्रेशन बोथ साइड आपको सेम मिल रही है। अब बात आती है कि दूसरा जो हमारे पास आयन है दैट इज H प्लस आयन एंड Na प्लस आयन। इसका मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इफेक्ट कौन करेगा, वो इफेक्ट करेगा हमारे पास में, ठीक है, ये दोनों आयन। तो अब किसकी मोलर कंडक्टिविटी ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो बेटा ग्रेटर मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर मोलर कंडक्टिविटी आपकी HCl की H प्लस आयन की होनी चाहिए। उसका रीजन है, ठीक है, उसका रीजन है, रीजन क्या है देखिए। तो यहां मैं कह रहा हूं कि H प्लस और एक आपके पास Na प्लस, इन दोनों में कंपैरिजन है, तो इसकी मैं कंडक्टिविटी ज्यादा बोल रहा हूं। इसका रीजन क्या बता रहा हूं कि एक्चुअली H प्लस का जो आयन का साइज है, ठीक है ना, स्मॉल साइज, तो इसका जो साइज आपको मिलेगा तो इस आयन का साइज जो है स्मॉलर है। और आपने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो उसमें आपने पढ़ा है कि आयन का साइज जितना छोटा होता है, ठीक है, आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर छोटा आयन होने की वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन न केवल बेटा बोर्ड एग्जाम में, इवन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं ऑप्शंस दे करके, इनमें मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो कंडक्टिविटी है वो आपने स्मॉलर साइज पर के बेस पर फाइंड की है, क्योंकि आपने ये पढ़ चुका है कि जितना ज्यादा आयन का साइज छोटा होगा उसकी मोबाइलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोबाइलिटी मींस वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा स्पीडली मूव करेगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है और दूसरा क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक। देखिए कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर है। तो सिंपल सा बट थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। इससे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में रख सकते हैं, ओके शिवराज, नहीं रख सकते, ठीक है बेटा। तो क्यों नहीं रख सकते, इसका रीजन अगर हम देखें कि क्या हो सकता है इसका रीजन एक्चुअली में देखिए तो यहां पर दो आपके पास में मेटल है, एक तो कॉपर है और एक जिंक है। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, ओके, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ओके ग्रेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव, नो बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, ओके ठीक है।
तो यहां पर क्योंकि बेटा जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हमें पता है कॉपर के कंपैरिजन में। अब देखो रिएक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है, रिएक्टिविटी से हमारा मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, रिएक्टिविटी से हमारा मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज हाई, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है इट इज हाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाई है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होने वाला है कि अगर आप जिंक को कॉपर के कांटेक्ट में रखेंगे, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, एक्चुअली कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, और अगर आप इसको इसके कांटेक्ट में रखते हैं तो जिंक यहां इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिंक का डेफिनेटली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक के ऑक्सीडेशन से आपके पास यहां Zn2 प्लस आयन बनेगा और साथ में SO4 2 माइनस इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और आपके पास Cu2 प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, सॉरी Cu सॉलिड फॉर्म में आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। एक्चुअली ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से आप इसको नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास जो कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो आपके पास Cu सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं रखा जा सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, एक और देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये पहले अपन कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, देन फिर हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कैन अ निकल, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है। कैन अ निकल स्पून बी यूज्ड टू स्टीयर अ सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास एक निकल स्पून है, निकल स्पून, और क्वेश्चन में कहा गया है कैन अ निकल स्पून बी यूज्ड टू स्टीयर अ कॉपर सल्फेट। निकल स्पून कैन बी यूज्ड टू स्टीयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टीयर करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कैन लगा देते हैं, चलिए ठीक है। और यहां पर जो गिवन वैल्यूज है आपके पास, जो गिवन वैल्यूज है दैट इज, एक तो आपको दिया हुआ है E0 Ni2 प्लस Ni, और इसकी वैल्यू है माइनस दैट इज 0.25 वोल्ट, एंड सेकेंड इज E0 Cu2 प्लस Cu इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको यहां पर गिवन वैल्यूज दी गई है। तो यहां पूछा है कि क्या इसको रखा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं क्यों नहीं रखा जा सकता है या क्यों रखा जा सकता है, इस चीज को समझते हैं अपन। तो हमने कहा कि निकल स्पून है, दैट मींस निकल आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो निकल अगर सॉलिड फॉर्म में तो इसे आप Ni सॉलिड की फॉर्म में लिख रहे हैं, और उसके बाद आप इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख रहे हैं, CuSO4 सॉल्यूशन में रख रहे हैं। तो हमें देखना है कि क्या निकल को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से स्टीयर करते हैं तो उस समय क्या निकल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और कॉपर को दे सकता है, ये चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें देखना है कि क्या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है या क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन वही रिलीज करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है माइनस में 0.25 और कॉपर के लिए प्लस में 34, ठीक है, 0.34। तो डेफिनेटली क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाई होगी, तो यानी निकल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Cu प्लस आयन। तो इस तरह से इसको अगर हम रखते हैं तो यहां पर हमारे पास निकल सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और Cu सॉलिड बन जाएगा। तो इसका मतलब जब इसने पूछा है कि कैन निकल स्पून बी यूज्ड टू स्टीयर कॉपर सल्फेट, नो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि निकल यहां पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन कैन नॉट बी, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन नॉट बी डन, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए गए हैं और उनका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है
ठीक है, तो उसको देख करके आप बता सकते हैं कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ओके ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट इज ओके, तो यहां दिया गया है व्हाई इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, व्हाई इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक electrolyte, for weak electrolyte by extrapolation, by extrapolation। ठीक है, पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझना बेटा। ये कह रहा है कि हम लोग अगर फाइंड करना चाहें, ठीक है, why not, कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों फाइंड नहीं कर सकते बाय एक्स्ट्रापोलेशन करके क्यों नहीं कर सकते? तो यहां पर समझना, मैं एक बार इसको डायग्राम से बता रहा हूं। देखिए, आपको ध्यान होगा हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया था, जहां हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो हमारे पास डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन एक्सेस हो गया और ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी हो गई है। तो यहां आपसे कहा गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों नहीं फाइंड कर सकते? ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के लिए बनाया था हमने, और इसको एसिटिक एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया था। तो अब यहां इसका कहने का मतलब है, अगर मैं एक्स्ट्रापोलेशन करता हूं, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है कि इसे आप और ज्यादा बढ़ाते हैं लाइक दिस, तो इसको आगे बढ़ाने पर क्या आप इससे इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल शिवराज, बिकॉज देयर लाइन ग्राफ डोंट मीट एट वाई एक्सेस। यस बेटा, बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये लाइन कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप यहां देखते हैं जीरो कंसंट्रेशन, तो जीरो कंसंट्रेशन पर जहां ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर होगी, लेकिन ऐसा यहां पर कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये चीज किसके लिए पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं लाइक दिस, तो आप देखते हैं कि ये लाइन यहां इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, यस, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया है अपना, और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। टू मेटल्स A एंड B। देखिए, आपको एक क्वेश्चन नंबर 17 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो यहां पर आपको कहा गया टू मेटल्स A एंड B। आपके पास एक तो मेटल A है, मेटल A एंड मेटल B। ठीक है, दो मेटल है आपके पास जिनका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। मेटल A के लिए आपको दिया गया है A प्लस ऑब्लिक A इक्वल्स टू माइनस 0.25 वोल्ट, और B के लिए जो दिया गया है B प्लस B दैट इज प्लस में 0.80 वोल्ट, और कहा गया विच ऑफ दीज विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल जो है अगर हम उसे H2SO4 में डालते हैं तो कौन सा मेटल जो है यहां पर इसमें से हाइड्रोजन, चलो ऐसे ये रिएक्शन देगा, आप तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि इस तरह की रिएक्शन कौन देगा, यानी यहां पर A और B में से आपको आइडेंटिफाई करना है, A और B, कि यहां A और B में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है, जहां आपको केवल इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक है, यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ए हितेश, तो आप कह रहे हैं कि ए जो है यहां पर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है। बिल्कुल,
तो यहां देखिए हम किस बेस पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा या नहीं करेगा। इसका एक सिंपल सा रीजन है, यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ग्रेटर हो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि आपके पास अगर यहाँ ए रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ ए को प्लेस करते हैं तो ए जो है यहाँ पर देखो बेटा, इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखता हूं मैं, रिडक्शन पोटेंशियल तो लो है बिकॉज ये जो वैल्यू दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है। ठीक है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो नेगेटिव है, बट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? अगर इसके मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.25 वोल्ट होगा, दैट इज ग्रेटर देन दिस वन, बी वाले से जो ग्रेटर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल लो है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो अब तक जो अपन ने क्वेश्चन देखे मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड थे किसके ऊपर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। तो यानी एक चीज है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसे कर लेते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आ रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, यहां पर आपको एक रिएक्शन दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में नाउ यू हैव अ रिएक्शन लाइक जिंक सॉलिड फॉर्म में, देन Ag पॉजिटिव, it is in aqueous form and it gives Zn2+ aqueous form and then 2Ag। ओके, सो यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। एक तो फर्स्ट कहा गया है कि इसकी जो गैल्वेनिक सेल है इसको डिपिक्ट करना है। ठीक है, एक तो आप इसका सेल को डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, इट मींस सेल रिएक्शन नहीं, यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहला तो आपको ये लिखना है इसका क्या होगा। सेकंड आपको बताना है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड आपको बताना है इसमें। इलेक्ट्रोड क्वेश्चन को बेटा थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं टू सेव द टाइम। एंड द कैरीज ऑफ द करंट इन सेल। ठीक है, तो आपको बताना है कैरियर ऑफ करंट। ठीक है, करंट को कैरी कौन करेगा यहां पर, और इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। और नंबर 4 इज इंडिविजुअल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। तो ये 4 चीजें आपको इस पर बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जहां पर हाफ मार्क्स के लिए इन्हें पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो शिवराज ने आंसर दिया है नेगेटिव एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यस, बिल्कुल ओके बेटा, सही है। तो देखिए इसमें जैसा हम ये कह रहे हैं कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करते हैं तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आप किस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले आपको एनोड और कैथोड को डिसाइड करना होता है, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन में आप लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड को बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो सेल रिएक्शन दी हुई है यहां ये डिसाइड कर लें कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो सेल रिएक्शन होती है उसमें एनोड उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड उसे कहते हैं जहां पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखते हैं जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होना, तो दैट मींस यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एज वी नो दैट जहां ऑक्सीडेशन होता है दैट इज कॉल्ड एनोड, उसको एनोड कहा जाता है। इसका मतलब जिंक आपके पास एनोड का काम करेगा। ठीक है, जबकि Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा वो कैथोड की तरह वर्क करता है, उस पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। इसका जो इलेक्ट्रोड है जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उसे आप कैथोड कहेंगे। तो अब कैथोड और एनोड तो हमें दिख गए, इसमें कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड को आप लेफ्ट साइड में और कैथोड को आप राइट साइड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और सेंटर में आप यहां पर किसको शो करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को। और सॉल्ट ब्रिज में भी देखिए इस तरह से आउट एक्सट्रीम लेफ्ट में आप यहां पर एनोड को बनाएंगे, तो एनोड हमारे पास जिंक है जो सॉलिड फॉर्म में है।
ठीक है। और एक्सट्रीम राइट में आप यहाँ पर जो बनाएंगे दैट इज Ag विच इज आल्सो इन सॉलिड फॉर्म। और यहाँ बीच में आपको आयंस को रिप्रेजेंट करना है, और आपके पास यहाँ जो आयन है दैट इज Zn2+ आयन एक्वस फॉर्म में, और यहाँ जो आयन है दैट इज Ag+ आयन इन एक्वस फॉर्म। बट यहाँ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली, कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 2Ag+ है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ 2 यूज में नहीं लेना है। 2 उसी कंडीशन में 2 यहाँ तो कभी यूज में लेना ही नहीं है जो हमारे पास में सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब आप नर्स्ड इक्वेशन लेते हैं तो नर्स्ड इक्वेशन में आप उसको यूज में ले सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप सेल को यूज में मतलब 2 को यूज में नहीं लेंगे। तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ओके नेगेटिव, ओके यहां पर बेटा अगर कंसंट्रेशन मोलैरिटी के लिए कह रहे हैं ना हितेश, यस बेटा, मोलैरिटी उस कंडीशन के अंदर आपको मेंशन करनी है जब आपको क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। ओके राम प्रसाद राहुल, ग्रेट, वेरी गुड बेटा। चलिए देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मोलैरिटी कब यूज में लेनी है, जब आपको यहां पर कंसंट्रेशन गिवन है एक्वस की जगह, तो वहां पर फिर आपको मोलैरिटी भी काम में लेनी है। बट बिकॉज क्योंकि यहां पर मोलैरिटी गिवन नहीं है तो उसको यूज में नहीं लेंगे। यस ग्रेट शिवराज, सही है। लोन, जो एक सिंपल सी ट्रिक अपन ने बताई थी कि लोन को यूज में लेकर के आप यहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव होगा। तो जैसा हम देखते हैं लोन के लिए LOAN, ओके, L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode and N stands for negative, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आप लोन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है अपने पास, दैट इज एनोड, और वही नेगेटिव है हमारे पास में, तो एनोड यहां पर एनोड इज नेगेटिव, ठीक है, एनोड इज नेगेटिव। और एनोड की फॉर्म में कौन है आपके पास, जिंक है, तो जिंक को आप एनोड की तरह काम में यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है कैरियर ऑफ करंट, ठीक है। करंट के लिए कैरियर आपको बताना है यहां पर कौन हो सकता है। तो करंट के कैरियर में जो समझने वाली बात है बेटा, ध्यान रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो सेल में हमें पता है जो सॉल्ट ब्रिज होता है वहां आयंस का एक्सचेंज होता है, जबकि वहां जो कनेक्टिंग वायर हम यूज में लेते हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर करंट का कैरियर जो है, ठीक है, करंट का जो कैरियर है इन आउटर सर्किट जो करंट के कैरियर है वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इनर सर्किट के अंदर जो करंट का कैरियर है वो आयंस है। ध्यान रखें, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज भी होता है, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और जहां आयंस का एक्सचेंज हो रहा है वहां पर करंट कैरियर्स आयंस है, और जो आउटर सर्किट है जो हमारे पास में वायर से बना हुआ है, कनेक्टिंग वायर से बना होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, तो वहां करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, और इसके बाद लास्ट है हमारा इंडिविजुअल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड पर होने वाली इंडिविजुअल रिएक्शंस के बारे में बात करें, ठीक है। एक बार मैं जरा लाइट को ऑन कर देता हूं ताकि थोड़ी रोशनी अच्छी आ जाए, ओके, यस, हाँ यस, अब थोड़ी विजिबिलिटी पहले से बेटर है, ग्रेट। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है। तो देखिए रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स पर होने वाली रिएक्शंस। तो अगर पहले एनोड की बात करें बेटा, ठीक है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो देखते हैं। तो देखिए एनोड हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, जिंक को, और जिंक जो है जो सॉलिड फॉर्म में है वो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इट चेंजेस इनटू Zn2+ आयन एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास में ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन को शो कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कैथोड की, तो देखिए कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड अगर हम देखें तो हमने किसको माना, Ag+ को, ठीक है। तो हमारे पास अगर रिएक्शन एट कैथोड हमें देखनी है
कैथोड पर रिएक्शन, तो हम देख सकते हैं कि कैथोड पर हमारे पास 2Ag प्लस है जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में यहां पर Ag पर रिएक्शन हो रही है, ये कैथोड की रिएक्शन है, और जिंक वाली जो है वो हमारे पास एनोड की रिएक्शन है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al। ठीक है, तो आपको 1 मोल Al3+ को Al में रिडक्शन करना है, और आपको पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। आपको चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज जो है यहां पर रिक्वायर्ड होगा। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि यहां पर कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसको अपन फाइंड करते हैं। देखिए, तो यहां आपको दिया गया है Al3+, ठीक है, जो आपके पास एक्वस फॉर्म में हो सकता है किसी लिक्विड फॉर्म में हो, और वहां चार्ज रिक्वायर्ड आपसे पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना कि अगर हम 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और उस 1 मोल सब्सटेंस के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आपके पास 1 मोल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1 फेराडे। ठीक है, वो चार्ज कितना होता है 1 फेराडे। ऐसे ही 2 मोल अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रल करना है 2 फेराडे। 3 मोल पॉजिटिव चार्ज है तो 3 फेराडे। तो सिमिलरली हम यहां देख रहे हैं कि अगर ये हमारे पास में 1 मोल आपके पास Al3+ होता है, तो यहां उसे न्यूट्रल करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहां फिर ये Al आपके पास में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अब अगर यहां देखा जाए ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है, तो 3 मोल का मतलब हो गया 3 × 6.022 × 10⁻⁻23। ठीक है, ये आपके पास में 3 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब आपको क्या करना है, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी, अब इन पे चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज कितना होगा बताएं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इस पूरी डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो एप्रोक्स आता है दैट इज 3 × 96500 कूलम एप्रोक्स। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैंने बताया बेटा ये 1 फेराडे का चार्ज होता है, तो आपके पास में 3 फेराडे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो यहां इस तरह से आपने इतना यहां पर चार्ज फाइंड कर लिया है, या फिर इसको आप 3 फेराडे भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 फेराडे इज आल्सो करेक्ट आंसर, और कूलम में फाइंड करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिए हम न्यूमेरिकल। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, दैट इज ओके, चलिए नेक्स्ट है। तो यहां आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यूजिंग द E0 वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको यहां पर E0 वैल्यूज यूज में लेनी है, और कहा गया यूजिंग द E0 वैल्यू ऑफ x एंड y प्रेडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट रस्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो यहां पर आपको वैल्यू दी गई है, एक तो है E0 Fe2 + Fe and the value is -0.44 वोल्ट। ठीक है, सेकेंड इज आपको दिया गया है E0 X2 + X
इक्वल्स टू -2.36 वोल्ट। एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है E नॉट Y2 प्लस ऑब्लिक Y इक्वल्स टू -0.14 वोल्ट। और आपसे पूछा गया है यहां पर ये वैल्यू देने के बाद कि इन दोनों में से, ठीक है, विच इज बेटर फॉर कोटिंग, विच इज बेटर फॉर कोटिंग, better for coating the surface of iron, the surface of iron to prevent rust, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पूछा गया है कि दो आपको यहां पर देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, दो एलिमेंट है। अब हमें यहां ये नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहां किस तरह से फाइंड करेंगे? ओके, आप कह रहे हो आई थिंक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। ओके, यस शिवराज, एक्चुअली ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि फैराडेज लॉ जो है उसको हटा दिया गया है सिलेबस में, बट एक्चुअली यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हटाया गया है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहां पर सबस्टेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो ये जनरल वो है कि हम फैराडे लॉ यूज में नहीं ले, ठीक है, लेकिन हम इसको एक सिंपल मेथड से बता सकते हैं, ठीक है। हम प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करें तो, ठीक है, वो प्रीवियस क्वेश्चन को अपन ने फैराडेज लॉ से सॉल्व नहीं किया है, एक जनरल फॉर्मूले से, जनरल यूनिट मेथड से अपन ने उसको सॉल्व किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब यहां पर हमें पूछा है विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। तो कुछ आंसर आ गए थे अपने पास। हितेश का आंसर आ गया था वाई। ओके, वाई इज बेटर, ठीक है। ओके, एंड 2.36 वोल्ट। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग जिसका 2.36 वोल्ट है वो अपने पास ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो इसको यूं समझे हम कि बेटा इसने कहा कि कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है इन दोनों में से कोटिंग के लिए। तो एक्चुअली जब भी कोटिंग होती है, इस चीज को समझना आप, जब भी कोटिंग होती है तो जो हमारे पास मेटल आयन होता है उसका रिडक्शन होता है। भाई कोटिंग जब होगी तो मेटल आयन सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और जब मेटल आयन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऐसा प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, एक्स और वाई में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो हमें यहां पर जो फाइंड करना है वो आपको देखना है कि लेस रिडक्शन पोटेंशियल वो ढूंढना है आपको। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, वही यहां पर रिडक्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप देखिए दो वैल्यू आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जो कम वैल्यू है वो आपके पास में कौन सी है, मतलब ज्यादा नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास, अगर हम देखें, अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, बिल्कुल यहां पर यही आएगा आपके पास में -2.36 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास एलिमेंट है X, ठीक है, X जो है इसको कोटिंग के लिए यूज में लेंगे, ठीक है, इट इज बेटर ऑप्शन, ये हमारे पास बेटर ऑप्शन है कोटिंग के लिए। ओके, यस यू आर करेक्ट, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, and our next question is question number 3, और इसमें कहा गया है आपको चलो डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, ये तो नहीं देंगे, राइट द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चलो 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए इफेक्ट हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन conductivity
कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो शिवराज, कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली। ओके, तो कंडक्टिविटी स्लोली इंक्रीज होती है। नहीं बेटा, एक्चुअली वो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज रैपिडली। एक्चुअली जब हम डाइल्यूशन करते हैं ना बेटा, तो कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने का जो रीजन होता है वो ये होता है, एक बार समझना। देखिए, कंडक्टिविटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है जिसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है उसी को अपन कंडक्टिविटी कहते हैं। तो जब हम इसमें डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पर डेफिनेटली यहां पर जो इसका वॉल्यूम है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पर, ठीक है, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। आप यहां पर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम से मतलब है हमारा, यूनिट वॉल्यूम से मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यस 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 यस, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ आयंस जो है यूनिट वॉल्यूम में वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी आप कैसे फाइंड करते हैं, कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं आपकी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, वो कंडक्टिविटी है। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी में एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहां पर अपन वापस से एक सेल ले लेते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस फिल कर रखा है हमने। ठीक है, तो यहां पर जब मैं इसमें डाइल्यूशन करूंगा, जब मैं इसमें डाइल्यूशन करूंगा तो डाइल्यूशन का मतलब मैं इसमें वाटर को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब मैं इसमें वाटर को ऐड कर रहा हूं, और वाटर को ऐड करने के बाद अब जब मैं यहां पर चेक करूंगा कि यहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए। तो एक्चुअली जब आपने इसमें डाइल्यूशन किया तो हो सकता है इसका वॉल्यूम बढ़ गया। डेफिनेटली जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया डाइल्यूशन करने पर। आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ, ओके ठीक है बेटा, इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ आपको यहां देखना है कि नंबर ऑफ आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम है, बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जो है यहां पर क्या है, सेम है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। और जब आयंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है, बिल्कुल, जब आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है जब वो बढ़ जाता है तो उनकी मोबाइलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मोबाइलिटी बढ़ जाती है, मोबाइलिटी इंक्रीज हो जाती है। और मोबाइलिटी इंक्रीज होने की वजह से ध्यान रखें, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो नीचे चला गया था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है बट मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर इंक्रीज होती है। हाँ, फिर आगे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर करें, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो अलग अलग होती है, जिसमें थोड़ा सा आई थिंक शुरू में कंफ्यूजन हो गया था स्टूडेंट को। ठीक है, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, स्लोली इंक्रीज होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फास्टली इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया है। अब वापस न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहां आपको मैं केवल वैल्यूज लिख रहा हूं, पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए आपको मोलर कंडक्टिविटी दी है ऑफ अ सॉल्यूशन, जहां कंसंट्रेशन दी गई है यहां पर, तो 138.9
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो आपको मोलर कंडक्टिविटी दी है, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, यस। और आपको कंसंट्रेशन दी गई है यहां पर, जिसको हम मोलैरिटी भी बोल रहे हैं, 1.5 m, दिस इज द कंसंट्रेशन। और आपको कहा गया कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है, कप्पा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए, तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, और आपको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल, जहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला जहां हमने इन दोनों में रिलेशन देखा है, तो देखिए हमने जो रिलेशन देखा था वो ये था कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय m, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो यहां पर हमें पता है कि कप्पा जो फाइंड करना है, तो कप्पा को आप बाहर ले लें, तो कप्पा यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, तो यहां आपके पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी एंड डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे आप 138.9 इंटू मोलैरिटी 1.5 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में इससे डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 0.1389 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो आई थिंक इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। और जो बिल्कुल आपका शिवराज का आंसर आ रहा है 0.20, ओके, तो इसका बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, 0.20 है, बट अगर मैं एक्यूरेट करता हूं तो इट विल बी 0.2084, ठीक है, 84 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही। हितेश का 0.21, वहां थोड़ा सा पास ही आ रहा है बेटा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी एक्यूरेट आंसर इसका लगभग ये आएगा। तो अगर 2 डिजिट्स तक हम करते हैं, अप्रॉक्स में ठीक है लगभग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब आपको के ए फाइंड करना है, सपोज के सी फाइंड करना है। और इसने यहां पर जो गिवन वैल्यू दी गई है, एंड डेल जी भी फाइंड करना है, वेरी गुड, डेल जी भी फाइंड करना है आपको, डेल जी नॉट ये भी फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और आपको एक रिएक्शन दी गई है, दैट इज निकल सॉलिड फॉर्म में प्लस 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म में है, देन गिवन Ni2 प्लस जो कि हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, प्लस 2Ag जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, और E नॉट की वैल्यू 1.05 वोल्ट, ठीक है, ये दिया गया है। और यहां पर एक छोटी सी हिंट और दिया गया है आपको, 1 फैराडे तो खैर आपको पता है, गिवन जो है मैं लिख देता हूं यहां पर। तो गिवन में आपको दिया गया है 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम, और साथ में एक एंटी लॉग की वैल्यू दी गई है आपको, एंटी लॉग 39.5932 इक्वल्स टू 3.919 इंटू 10⁻39, ठीक है। ये कुछ गिवन वैल्यूज हैं अपने पास, इनको यूज करके और फिर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्व करें इसे। तो यहां पर आपको बस इतना ही दिया गया है, केसी फाइंड करना है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, डेल जी फाइंड करना है, और आपको ई सेल की वैल्यू दी गई है, ई नॉट सेल जिसको अपन कह रहे हैं। तो यहां पर अपने पास में चलिए इसके बाद हमें केसी कैसे फाइंड करेंगे ना। तो केसी फाइंड करने के लिए देखो, पहले तो इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होगा डेल जी में और ई नॉट सेल में अपन एक फॉर्मूला लिखा था इसके लिए, दैट वाज डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने देखा था कि डेल जी नॉट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास में फैराडे कांस्टेंट है, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उससे हम डेल जी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि डेल जी नॉट को फाइंड कर लेना है यूजिंग इट, इसको यूज करके। तो चलिए देखते हैं। तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं आप देख सकते हैं, निकल Ni2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2, मल्टीप्लाइड बाय एफ फैराडे कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल आपको दे रखा है यहां पर सेल के लिए, दैट इज 1.05 वोल्ट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, सॉरी जी नॉट की वैल्यू आ जाती है, और ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी, दैट विल बी -202.65 किलो जूल, ठीक है। ये आपके पास में वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी। और जब एक बार आपने डेल जी नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली है, कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके बाद फिर आप केसी फाइंड करेंगे। अब केसी फाइंड करने के लिए देख रही है इन दोनों में क्या रिलेशन है, जहां पर जी नॉट और केसी दोनों अपन को चाहिए। तो ये भी रिलेशन अपन ने देखा था अभी कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, जी नॉट में और केसी में, ठीक है। देखिए इनका जो रिलेशन है हमारे पास, दैट इज डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 और दैट इज RT log KC, ठीक है, ये रिलेशन है यहां पर। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT, अच्छा आर की वैल्यू 8.314, और जो टेम्परेचर है, एक्चुअली जो रिएक्शंस हम लोग मोस्टली कराते हैं वो 298 केल्विन पर कराते हैं बेटा। 298 केल्विन जो है वो वैसे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, बट जनरली वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, तो उसी टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे आप, और log Kc, ठीक है, log Kc। तो यहां पर एक्चुअली डेल जी नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये वैल्यू अपन यहां अगर पुट कर देते हैं -202.65, और यहां पर इसको सॉल्व करें तो देखिए log Kc इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस में 202.65 डिवाइडेड बाय -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। और इसके बाद में आपको क्या करना है, देन जस्ट आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको सॉल्व कर ले, नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया आपके पास में, और इसके बाद में आप इसको डिवाइड कर दें। और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहां पर, तो लेट मी टेल यू द अप्रॉक्स वैल्यू, इट मस्ट बी इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमने लिया था, ओके जस्ट अ मिनट, ओके ये इस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज में है, यस। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा अप्रॉक्स log Kc जो है, ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब कैलकुलेशन पार्ट है केवल, तो इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 39.5932, ठीक है, लगभग ये आ जाएगा। और अगर Kc फाइंड करना है अब आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और जब एंटी लॉग लेंगे तो आप देखो यहां तो Kc आ जाएगा केवल, क्योंकि लॉग हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, और इस वैल्यू का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास में 10⁻39, ठीक है। और उसके बाद में जो आपके पास ये वैल्यू है 0.5932, इसका अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3.919 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बेटा एंटी लॉग वाले में इश्यू नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है एंटी लॉग में, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एंटी लॉग टेबल इज नॉट गिवन, तो आप इसको यहां तक कर सकते हैं, ठीक है, जहां एंटी लॉग टेबल का यूज आ रहा है तो यहां तक लिख करके आप उसको छोड़ सकते हैं, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, ओके। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, दैट इज कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक इट इज। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, ओके।
ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए एसिटिक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, जहां आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है, दैट इज मोलर मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और वो वैल्यू आपको दी गई है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, इट इज गिवन। देन आपको दिया गया है और भी गिवन है कुछ वैल्यूज कि आपको यहां पर H प्लस आयन की लिमिटिंग कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी गिवन है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साथ ही साथ आपको एसिटिक एसिड के लिए भी कंसंट्रेशन, लिमिटेड कंसंट्रेशन पर कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये गिवन है। और आपको कहा गया है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करें, चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह के फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है किसी C कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनफिनाइट डाइल्यूशन पर या लिमिटेड कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर ये दो वैल्यू हमारे पास में है तो हम यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप यहां पर फाइंड करें, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए यहां पर ये गिवन तो नहीं है, बट आपके पास में यहां पर, अच्छा ये तो गिवन है, ओके नो प्रॉब्लम, ये तो अपन यूज में ले लेंगे, डायरेक्ट गिवन है। हाँ, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों की सम के इक्वल होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं अपन, तो H प्लस आयन और एसीटेट आयन की इनफिनाइट डाइल्यूशन या लिमिटेड कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल है। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए H प्लस आयन की वैल्यू है आपके पास 349.6 प्लस, और एसीटेट आयन के लिए दैट इज 40.9, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद ये वैल्यू अपन यहां पुट कर सकते हैं। और दूसरी वैल्यू जो है आपके पास में, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो गिवन है, तो वो वैल्यू वहां पुट कर दें। तो देखिए, इसको सॉल्व कर लें तो ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज 39.05, और इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी 349.6 प्लस 40.9, ठीक है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बिल्कुल 0.1, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 आ गया है। लेकिन देखो, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लिया जाता है आपसे, परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर आपको परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाता है तो आप 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 10%। तो यानी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंट में कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है हितेश, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ओके। हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज और है कि जो मैं क्वेश्चन आपको अभी डिस्कस करा रहा हूं बेटा, इसको पीडीएफ की फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो इसका ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर भी आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके और इसके क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन और हैं बढ़िया बढ़िया, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है, ये भी बहुत, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, एट व्हाट पीएच ऑफ HCl। देखिए, तो ये क्वेश्चन है एट व्हाट पीएच ऑफ HCl। तो यानी आपको पीएच पूछा गया है, ठीक है, पीएच ऑफ HCl फॉर HCl के लिए पीएच पूछा है। विल हाइड्रोजन
गैस इलेक्ट्रोड शोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है आपको H+H, और ये वैल्यू है माइनस में 0.118 वोल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस इज पास एट, तो यहां आपको टेम्परेचर भी दिया गया है 298 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस को पास किया, और प्रेशर जो है, ठीक है, प्रेशर वो 1 atm है, 1 atm प्रेशर है आपके पास, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि आप पीएच बताएं कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझे एक बार, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि यहां पर पीएच फाइंड करें उस सॉल्यूशन का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन का, जहां पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है ना बेटा 0.0 वोल्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। बट ये जो कंडीशन है ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम ज्यादा हो सकता है, जो यहां पर है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो लेकिन वही यूज में ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या आता है, देखो EH+H इक्वल्स टू E0H+H प्लस 0.059 अपॉन N log और H प्लस कंसेंट्रेशन, इस तरह से आता है, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए H+H की वैल्यू आपको यह गिवन है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं -0.118 इक्वल्स टू, और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है, दैट इज 0.0 वोल्ट, ठीक है, वो आती है 0.0 वोल्ट। ओके, शिवराज सिंह राठौड़, फ्री गिव्स एनर्जी क्या होती है? बेटा फ्री गिव्स एनर्जी वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चलो एक बार मैं इसके साथ ही बता देता हूं आपको। एक्चुअली फ्री गिव्स एनर्जी जो है ना बेटा, किसी भी सिस्टम या किसी भी सब्सटेंस की वो अवेलेबल एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क, यूजफुल वर्क, जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आप ध्यान रखें, जब भी फ्री गिव्स एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मींस वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता रहता है, ठीक है। तो चलिए एक बार यहां पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो यहां मैंने H+H की वैल्यू रख दी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने रख दिया है यहां पर, ठीक है, 0.0 वोल्ट होता है इसका। नेक्स्ट 0.059 अपॉन N। अब हाइड्रोजन की अगर अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन H+, ठीक है, तो वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है बेटा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दैट्स व्हाई यहां पर N की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, 1, ओके। एंड देन log H+, अब log H+ जो है ये तो हमें फाइंड करना है pH को, इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, ओके। सो इसको एज इट इज रहने देते हैं, log H+ आयन कंसंट्रेशन, इस तरह से रख देते हैं, ओके। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो इसे हम यूं लिख सकते हैं कि log H+ आयन कंसंट्रेशन एंड इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ जाना चाहिए, देखिए तो यहां वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -0.118 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 0.059, ठीक है, और log H+ आयन। अब जो आपके पास में यहां वैल्यू आएगी, ठीक है, नेगेटिव के अंदर, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू को यहां रख दें, ठीक है, -2, ओके। तो इसके बाद में बेटा अब बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर आपके पास, क्योंकि देखो जो वैल्यू आ रही है ना, ध्यान रखना, माइनस में आपके पास में 2 आ रही है, ठीक है, -2। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को इधर लेता हूं, सपोज इस नेगेटिव साइन को मैं इधर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -log H+ आयन इक्वल्स टू 2, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां तक आई थिंक यू एग्री विद इट, ठीक है। अब आपको पता है -log H+ आयन कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, pH लिख सकते हैं आप। तो pH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, क्योंकि आप ये डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली pH क्या होता है, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। H+ आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है दैट इज कॉल्ड pH, उसको हम लोग pH कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि pH की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 2 आ गई, क्योंकि इसको आपने क्या लिख दिया, -log H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 2, ओके। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें। और जैसा मैंने कहा कि इसका बेटा पीडीएफ जो है वो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ डिस्कस करा रहा हूं, तो बाद में आप अपने लेवल पर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। ओके, कैलकुलेट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक, कोई नहीं ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है। कैलकुलेट आपको दिया गया है, कैलकुलेट डेल आर जी नॉट, ये तो आपको कैलकुलेट करना है और साथ में आपको लॉग केसी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां एक रिएक्शन दी गई है आपको, CD2 प्लस एक्वस Zn solid gives Zn2 plus aqueous plus CD solid, ठीक है। और साथ में गिवन जो वैल्यूज हैं, लेट्स सी द गिवन वैल्यूज, दैट इज E नॉट CD ऑब्लिक CD2 plus CD, that is minus 0.403 volt and E naught Zn2 plus Zn equals to minus 0.763 volt, okay, and E naught cell ये भी given, अच्छा ये तो आंसर फाइंड करेंगे अपन, ओके ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, ओके। अब आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास वी हैव फ्री गिव्स एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए फ्री गिव्स एनर्जी की वैल्यू गिवन है, सॉरी फाइंड करनी है आपको। और दूसरा आपको फाइंड करना है इसी के लिए लॉग केसी, ठीक है, इसके लिए आपको लॉग केसी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और आपको जो गिवन है वो ये रिएक्शन गिवन है, साथ ही साथ आपको इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं इसे। एक चीज और बता दो बेटा, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो डोंट वरी, इससे आपको थोड़ा एक रिव्यू भी मिल जाएगा कि अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगभग बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप सारे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब हमें जैसा है कि डेल जी फाइंड करना है और ई के सी फाइंड करना है। तो देखो डेल जी नॉट फाइंड करने के लिए डेल नॉट आर जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो हम ऑलरेडी इक्वेशन देख चुके हैं, एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि जो डेल जी नॉट की वैल्यू होती है बेटा, डेल जी नॉट की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, नेगेटिव एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ फैराडे कांस्टेंट, और ई नॉट सेल हमारे पास क्या हो गया है, ई नॉट सेल हो गया है सेल का पोटेंशियल, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल आपके पास गिवन तो नहीं है, बट आपके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है जिनकी हेल्प से आप सेल पोटेंशियल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इसी में अपन वैल्यू पुट कर दें, डेल आर जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ, और यहां पर इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि ई, अब एक चीज हो रहा है यहां पर ध्यान रखिए बेटा कि ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए आपको कैथोड और एनोड चाहिए, ठीक है। तो आपको सेल रिएक्शन को देख के फाइंड करना पड़ेगा कि कैथोड का वर्क कौन कर रहा है और एनोड का वर्क कौन कर रहा है, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो CD2 प्लस यहां चेंज हो रहा है CD में। अगर CD2 प्लस CD में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है बेटा बता दो, देखो फटाफट, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ओके, रिडक्शन हो रहा है, और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास में यहां जिंक जो है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है और ये कैथोड का वर्क कर रहा है। तो हमें यहां पर क्या लिखना होता है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ओके। वेरी गुड, आंसर आ गया आपका, शाबाश। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहां पर आपके पास में जैसा हमने कहा कि हमारे पास में जो रिडक्शन है वो कैथोड है, तो कैथोड की वैल्यू यहां डायरेक्ट रख देते हैं। चलो अपन कैथोड का जो पोटेंशियल दिया गया है दैट इज 0.403 माइनस, और फिर एनोड की जो वैल्यू दी गई है दैट इज माइनस 0.763, ठीक है। तो यहां से ये कैथोड माइनस एनोड यानी ई नॉट सेल की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर एन और एफ की वैल्यू भी पुट करते हैं तो आपके पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2f96500, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो माइनस 0.403
प्लस 0.763, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आता है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये तो कैलकुलेट कर लेंगे आप, डेल जी नॉट ही तो फाइंड करना है इसमें। और इसके बाद अगर आपको लॉग केसी फाइंड करना है तो लॉग केसी के लिए बिल्कुल, और अगर लॉग केसी हम फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हम पहले भी एक फॉर्मूला देख चुके हैं जिसमें हमारे पास डेल जी नॉट और केसी दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। और वो आपने क्या देखा है, डेल, ओके, तो वो है डेल जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग केसी, ये रिलेशन था। तो यहां पर सिंपली हमें करना क्या है, लॉग केसी इक्वल्स टू आपको डेल जी नॉट की जो वैल्यू यहां हमें मिलेगी, यहां जो वैल्यू मिलेगी जो आपने फाइंड की है वो वैल्यू आपको, ठीक है, यहां पुट कर देनी है, ओके। और उसके बाद में बाकी जो वैल्यू है 2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दे 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास लॉग केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां आपको एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉग केसी 12.7 आ रहा है आपका, लॉग केसी आपका 12.7 आ रहा है, लेट मी चेक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉग केसी बिल्कुल बेटा वैसे 12.20 है मेरे पास में, जो इसकी वैल्यू आ रही है 12.20 समथिंग, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली ठीक आ रहा है, वैसे तो लगभग इतना ही आएगा अपने पास में, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और है जो इससे रिलेटेड है, एक बार उनको और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमें दिया गया है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। एक कॉलम है आपके पास जिसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस यहां पर दिया गया है, जिसकी कंसंट्रेशन भी दी है। देखो कॉलम से मेरा मतलब है इस तरह से आपके पास एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है दैट इज 0.05 m, ये इसकी कंसंट्रेशन है। और इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ये जो डायमीटर है इसका यहां से यहां तक वो 1 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है इसका कॉलम का, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है इसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर की वैल्यू दी हुई है, तो आर में यहां लिख देता हूं, आर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ये आर गिवन है, ये कंसंट्रेशन भी लिख देते हैं यहाँ नीचे, 0.05 m कंसंट्रेशन है इस कॉलम की। और डायमीटर जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। और आपको कहा गया है यहाँ पर लेंथ भी गिवन है, ओके। जो इसकी लेंथ है बेटा L, दैट इज लेंथ गिवन है आपके पास 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ है जो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको कहा है कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, आपको इसकी रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए रेसिस्टिविटी का मतलब आपसे क्या पूछा गया है, रेसिस्टिविटी का मतलब आपसे रोहो की वैल्यू पूछी गई है, रेसिस्टिविटी आपसे कंडक्टिविटी पूछा गया है, कप्पा जिसको हम शो कहते हैं 0.0 कप्पा पूछा गया है आपसे, कंडक्टिविटी पूछी गई है, और साथ ही साथ आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें मैं केवल हिंट दे देता हूं आपको किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला अगर मुझे रोहो फाइंड करना है, रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो आपको ध्यान होगा अपन ने एक रिलेशन शुरू में एस्टेब्लिश किया था यहाँ पर, और वो रोहो को फाइंड करने के लिए कि रोहो अगर आप फाइंड करते हैं तो रोहो किसके इक्वल होता है, तो रोहो इक्वल्स टू, ठीक है, R इंटू A अपॉन L, ठीक है, A अपॉन L। ये रोहो के लिए फॉर्मूला था जो अपन ने बिगिनिंग के अंदर देखा था। तो यहां पर देखो R आपके पास गिवन है, रेसिस्टेंस आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन नहीं है, L आपके पास गिवन है, तो A कैसे फाइंड करें, तो A के लिए देखो A एरिया होता है, ठीक है, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू तो चलो ठीक है 3.14 हमने लिख दी,
बट आर कहां से लेकर के आए, तो आर के लिए देखो यहां आपको ये डायमीटर दिया हुआ है, तो जो आपके पास रेडियस है दैट इज डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, तो यानी 1 सेंटीमीटर का हाफ कर लो तो ये आ गया हाफ सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 0.5 का स्क्वायर ये आपके पास एरिया है, ठीक है। तो अब इससे रो आ जाएगा आपके पास, रेजिस्टेंस लिख दें आप, दैट इज 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया आपके पास में है 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। एल आपको गिवन है दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 यहां पर ने एल को रख दिया है, तो इसको कैलकुलेट करके, ओके वेरी गुड बेटा, रेसिस्टिविटी फाइंड भी कर लिया आपने, शाबाश। तो रेसिस्टिविटी आपकी 87 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है आपका 87.135, बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट, शाबाश। तो आपकी रो की वैल्यू जो है वो इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगी 87 पॉइंट, ठीक है, 135 ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर आपका रो की वैल्यू आ गई है। अब रो को फाइंड करने के बाद ये आ गया आपका, अब आपको कप्पा फाइंड करना है। अब कप्पा फाइंड करने के लिए देखो कप्पा क्या होता है बेटा, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, ठीक है, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। तो यहां पर रो की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर ली, रो की वैल्यू को यहां पुट कर दें आप, तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन, और ये आ गया आपका 87.135, ठीक है, ये आ गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आपका जो नेक्स्ट आंसर आता है, ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी दैट इज 0.01148, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इजिली आ जाएगा। तो ये आपकी कप्पा यानी कंडक्टिविटी भी आ गई है। फिर बात आती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, बिल्कुल शिवराज का आंसर आ रहा है 0.11, ठीक है बेटा, वेरी गुड, सही है, ओके हितेश योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, शाबाश। चलिए देखते हैं आगे, और उसके बाद आपको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना भी बहुत इजी है, आपको पता है कि अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ये फॉर्मूला काम में लेंगे आप, ठीक है। तो अब देखो बाकी सारी चीजें हैं अपने पास, कप्पा अपन ऑब्टेन कर चुके हैं, कप्पा इज 0.01148 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है, मोलैरिटी, जो कंसंट्रेशन है। तो देखो कंसंट्रेशन यहां गिवन है आपके पास, है ना, मोलैरिटी गिवन है, इसको यहां पुट कर दें 0.05 और इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर 228, शिवराज हितेश वेरी गुड बेटा, दोनों का आ रहा है 228, ठीक है। वैसे बुक के अकॉर्डिंग मुझे जो आंसर यहाँ दिया गया 229 है, बट अप्रॉक्स आपका आंसर ठीक आ रहा है लगभग। बाकी जो कैलकुलेशन अगर हम बुक के आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ है। हो सकता है बुक के अंदर कोई थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का इश्यू हो, बट लगभग आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं, जैसे इसमें आप देखो 3 पार्ट दे दिए गए हैं, ठीक है, इसमें हाँ बिल्कुल अप्रॉक्स आ रहा है बेटा, ठीक है, 3 पार्ट दे दिए गए हैं। एक पार्ट के अंदर आपको यहाँ पर रोह की वैल्यू पूछ ली गई है, दूसरे पार्ट में आपको कप्पा पूछ लिया गया है, तीसरे पार्ट में आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछ ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपने पास, लगभग वैसे ज्यादातर क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, कोई एक क्वेश्चन और बाकी है, 1 या 2 क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट और। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपको कैलकुलेट करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए इनफिनिट डाइल्यूशन या लिमिटेड कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और आपको जो गिवन वैल्यूज है, ये क्वेश्चन है आपके पास, और जो गिवन है यहां पर गिवन में आपको दिया गया है कि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है इसके लिए बेरियम
बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जिसकी वैल्यू है 457.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सेकंड है आपके पास यही चीज मोलर कंडक्टिविटी लेकिन बेरियम क्लोराइड के लिए, और ये आपके पास 240.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। और लास्ट है आपके पास में अमोनियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी दैट इज 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं, चलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तीन वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करना है यहां पर मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो समझने वाली बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन ना एक्चुअली ये कोलराउस लॉ पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन कोलराउस लॉ। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है कोलराउस लॉ पर बेस्ड इस क्वेश्चन को, तो सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ओके, शिवराज सिंह राठौड़ आपका आंसर आ भी गया, वेरी गुड। तो इसका आंसर वैसे हाँ बिल्कुल बेटा फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, समझे एक बार इसको। एक बार देखो, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए फाइंड करना है तो इसमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा आपको, और रफ वर्क के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किसको ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए फाइंड करना है तो मैं यहां लिख देता हूं पहला अमोनियम क्लोराइड, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, समझना इस चीज को। और एक और काम करता हूं मैं यहां पर कि इनको हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और फिर इनके आयंस ले लेता हूं। तो देखो अमोनियम का आयन आपके पास एक Cl का आयन है, आपके पास हाफ Ba है। ठीक है, और आपके पास फिर OH होल ट्वाइस है, तो यानी हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही OH माइनस आयन रहेगा। फिर माइनस में आपके पास में हाफ Ba2+ आयन है। ठीक है, और आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाइड में है तो Cl माइनस बचेगा। तो यहां ऐसा लिखने पर देखो पर्पस क्या था, ताकि आप यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो यहां अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो इन दो को ऐड किया है मैंने, इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपके पास देखा जाए तो Cl से Cl कैंसिल हो गया। ठीक है, हाफ Ba2+ से हाफ Ba2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करना है आपको इन तीनों से। तो कैसे ऑब्टेन करें कि दो कंपाउंड्स को तो ऐड करें आप, ठीक है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी को, और इस एक की मोलर कंडक्टिविटी बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसे इस तरह से सॉल्व करें कि हमें फाइंड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी, तो उसमें अगर मैं यहां पर अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी, अमोनियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को लेता हूं और उसमें ऐड कर देता हूं मैं मोलर कंडक्टिविटी किसकी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, लेकिन इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि तभी वो इक्वल आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। एक हाइड्रोक्साइड से एक हाइड्रोक्साइड कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल नहीं हो पाएगा। और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा 1/2 और मोलर कंडक्टिविटी किसकी, बेरियम क्लोराइड की, BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी। तो उस कंडीशन में आप चाहे इसको ना वैल्यू पुट करके भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, यानी आपके पास अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे और बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वैल्यूज आपके सामने रखी हुई हैं, उन वैल्यूज को यूज में लेकर के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बेटा क्वेश्चंस यहां पर देख लिए हैं, और आज की क्लास भी चलो इट इज मोर देन 1.5 आवर, तो 1.5 घंटे से ज्यादा की हो गई है। तो जो मैंने बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो लगभग अपन ने जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में, हर फॉर्मूले से बेस्ड अपन ने एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है।
सो आई डोंट थिंक कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको और कुछ अदर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पैटर्न डिफरेंट हो सकता है ना, लेकिन जो इसके अंदर क्वेश्चन है लगभग इसी पैटर्न को के मोस्टली पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देख लेना, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास फिर यहीं ऑफ करते हैं। और वैसे इस क्लास के बिगनिंग में थोड़े से इश्यूज रहे थे, क्योंकि आज क्या है, लाइव क्लास अपन ने फर्स्ट टाइम लिया इस पर यूट्यूब से, क्योंकि इससे पहले हम लोग किसी ऐप के थ्रू लेते थे, तो इसलिए थोड़े से इश्यूज थे जो रिसॉल्व हो गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपन कोशिश करेंगे और बेटर बनाएं हमारी क्लास को, ठीक है, ताकि अपन को आगे और प्रॉब्लम नहीं आए। सो कोशिश ये करेंगे हर संडे को एक क्लास तो अपनी तो रहती ही रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना संडे होगा या नेक्स्ट जो अपनी लाइव क्लास होगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम ले लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्लास आपके लिए काफी फायदेमंद हो, काफी यूजफुल हो, ठीक है। तो कनेक्टेड रहें नेक्स्ट टाइम भी जब अपनी क्लास हो। तो आज की क्लास फिर अपन यहीं ऑफ करते हैं बेटा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, बाय।